एमए फाइनल ईयर इतिहास के विद्यार्थियों के जिनके पास पेपर 8 है उनके लिए आज का विषय है प्राचीन भारत में भू राजस्व व्यवस्था। जब हम कृषि व्यवस्था की या आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो हमें भू राजस्व व्यवस्था की बात करना, उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। भू बोलते हैं भूमि को और राजस्व बोलते हैं कर को। सामान्य अर्थों में इसे भूमि कर भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है पारिभाषिक शब्द वह भू राजस्व व्यवस्था प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ मैं आपको भू राजस्व शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। आप इसे भूमि कर भी कह सकते हैं। और इस तरह से जो भू राजस्व है ये आवश्यक क्यों है। कृषि व्यवस्था जब आपने पढ़ी तब आपने यह पढ़ा कि भारत में लंबे समय तक आय का एक स्रोत जो था वो कृषि रही। भारत का एक प्रमुख उद्यम था वह कृषि थी। जब कृषि प्रमुख उद्यम रहेगा तो आय का स्रोत भी वही रहेगा। तो इस चीज़ का प्रभाव, और उस समय में आय किसकी होती थी? आय होती थी राज्य की। तो ऐसे में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भी कृषि थी। तो कृषि से जो कर लिया जाता था उसे भूमि कर या भू राजस्व व्यवस्था कहा गया। तो इसीलिए जब हम राजस्व की या राज्य की आय के साधनों की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में भू राजस्व व्यवस्था की बात करना आवश्यक हो जाता है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले हम लेते हैं भारत के प्रारंभिक इतिहास को। ये आपको पता है कि भारत के प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल को विभिन्न युगों में बांटा गया है, जिन्हें हम राजनीतिक आधार पर देखते हैं। लेकिन राजनीतिक आधार के साथ साथ उनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि वह राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी भिन्नता और परिवर्तन वाले रही है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि मौर्य काल से पूर्व भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल से पूर्व ऋग्वैदिक आर्यों की यदि हम बात करें तो आपको पता है ऋग्वैदिक आर्य राज्य की स्थापना कर ही रहे थे। तो जब वो राज्य की स्थापना कर रहे थे, राज्य की स्थापना का प्रथम कार्य था, तो उस समय में करों की व्यवस्था पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। राजा का उत्तरदायित्व क्या था? राजा का उत्तरदायित्व था राज्य की रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करने के बदले वह जनता से एक कर लेता था जिसे बलि या हवि कहा गया है। हवि एक तरह से जैसे अग्नि में हवि प्रदान की जाती है। तो अग्नि में हवि क्यों प्रदान की जाती है? देवताओं को उनका अंश पहुंचाने के लिए। तो यहाँ भी इसे हवि इसीलिए कहा गया कि राजा, क्योंकि दैवीय अधिकारों को माना गया है भारत में, राजा एक प्रकार से देवता हुआ। चूँकि वो प्रजा की रक्षा कर रहा है तो प्रजा अपनी रक्षा के बदले उसे हवि दे रही है, यानी कि थोड़ी सी कुछ राशि प्रदान कर रही है, उसे हवि कहा गया। बलि का भी इसी संदर्भ में अर्थ लिया गया, तो इसीलिए इसे बलि या हवि कहा गया। यह कर जो था ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से लिए जाने वाला कर था। यह जबरन वसूला नहीं जाता था। यदि प्रजा किसी कारणवश अकाल इत्यादि से उसकी फसल खराब हो गई है तो राजा उस कर को माफ़ कर दिया करता था। यानी कि प्रजा स्वेच्छा से अपनी रक्षा करने के बदले एक भू राजस्व कर जो थी या भूमि कर जो था वो जनता राजा को देती थी। और इस कर की मात्रा 1/6 से लेकर 1/8 तक थी। 1/6, 1/8 इसे हम कैसे निर्धारित करेंगे कि माना 100 रुपये की आय होती है तो 100 रुपये की आय का 100 का 8वां या 8वें से लेकर 6वां हिस्सा तक जो था वो उनसे कर के रूप में वसूला जाता था। तो इस हिस्से के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम पार्ट जो था वो जनता से लिया जाता था, यानी कि उनकी रक्षा के निमित्त ही उनसे लिया जाने वाला कर था। उत्तर वैदिक काल में हम यह देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो राज्य की अवस्था थी वो राज्य की अवस्था काफ़ी हद तक स्थापित हो गई। ऋग्वेद में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वह राजकर देने के लिए प्रजा को विवश करे, और इसी प्रकार की प्रार्थना हमें अथर्ववेद में भी मिलती है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इस समय में राजाओं को कर की आवश्यकता होने लगी थी, इसीलिए नियमित कर वसूली इस समय शुरू हो गई। कर संग्रह करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया। इस अधिकारी का नाम भागदुक रखा गया। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो राजा है इस समय नियमित कर वसूलने लगा था। राजा को ब्राह्मण साहित्य में कहीं कहीं मतलब कर लेने वाला कहा गया है, और कहीं ये भी कहा गया है कि आय का जो 16वां हिस्सा था वो कर के रूप में लिया जाता था। बलि, शुल्क, भाग आदि कर जो थे वो उन रूपों में राजा अब प्रजा से कर लेने लगा था। कर बढ़ते चले गए और इन करों की मात्रा 1/6 से लेकर 1/8 तक हो गई थी।
वैदिक काल के पश्चात भारत में युग शुरू हुआ, महाजनपद युग या पूर्व मौर्य काल जिसे हम कहते हैं। इस काल में भी भूमि कर की लगभग यही व्यवस्था बनी रही। मौर्य काल से हमें भू राजस्व व्यवस्था में विस्तार होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हमेशा ही भू राजस्व व्यवस्था रहा है प्राचीन काल में, इसलिए ये ध्यान रखना। यहाँ भूमि दो भागों में विभाजित थी, यानी कि साम्राज्य में दो प्रकार की भूमि होती थी। एक तो वह भूमि जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, ठीक है, और दूसरी भूमि जो किसानों के पास होती थी। तो दो प्रकार की भूमि हो गई, एक तो वो जो राजा के अंतर्गत आती है और दूसरी वो भूमि जो किसानों के अधीन है। राजा के अंतर्गत आने वाली भूमि को सीता कहा जाता था और किसानों के अंतर्गत आने वाली भूमि से जो आय होती थी उसे भाग कहा जाता था, ठीक है। यह अभी भी 1/6 से 1/4 तक लिया जाने लगा। किसान जब अपनी भूमि पर खेती करते थे तो वह जो आय देते थे, यानी कि जो भूमि कर देते थे, उसे भाग कहा जाता था। और जो राजकीय भूमि पर जो किसान अनेक बार ऐसा भी होता था कि किसान अपने हल, बैल, उपकरण आदि लगाकर राज्य की भूमि, यानी कि जिसे सीता कहा जाता था, उस भूमि पर खेती करते थे। ऐसी स्थिति में उन किसानों को उस उपज का आधा भाग प्राप्त होता था और आधा भाग राज्य को प्राप्त होता था। यह उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। भूमि कर को, जो सामान्य भूमि कर था, उसे भाग कहा जाता था और राजकीय भूमि की आय को सीता। इसके अलावा भूमि से उत्पन्न होने वाली अन्य वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे, जैसे फल, फूल, तरकारी यानी कि सब्जियां आदि पर भी कर लगता था और इन पर लगाया जाने वाला जो कर था वो सेतु कहलाया जाता था। इसके अलावा वन कर लिया जाता था और वनों के ऊपर राज्य का अधिकार होता था। यदि वन से किसी वस्तु को कोई प्राप्त करता है तो उन पर उनकी जो उपज वो व्यक्ति ले रहा है तो उस व्यक्ति को कर देना होता था। इस तरह से सेतु, वन कर, भाग, सीता, ये 4 कर मौर्य काल में हमें दिखाई देते हैं। इनके अलावा सिंचाई कर भी लिया जाता था। जब राज्य सिंचाई की व्यवस्था करता था तो राज्य ऐसे किसानों से सिंचाई कर लेता था। शहरों में जो लोग रहते थे उनसे जल और भवन कर भी लिया जाता था। सिंचाई कर के संदर्भ में मैंने आप लोगों को कृषि व्यवस्था के संदर्भ में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जूनागढ़ के अंतर्गत सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था सिंचाई के उद्देश्य से। तो जब राजा सिंचाई के कार्यों को कर रहे हैं तो राजाओं ने सिंचाई कर भी लिया, क्योंकि ऐसा कौटिल्य भी कहते हैं कि जब राजा को आय की आवश्यकता हो तो राजा आय के लिए किसी भी साधन को अपना सकता है। निरंतर युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने किए तो हम ये मान सकते हैं कि इस समय में किसानों पर कर का भार बढ़ा दिया गया था और इसीलिए जो कर था वो 1/6 के स्थान पर इस समय में 1/4 भाग आय का जो था वहाँ तक कर की मात्रा कर दी गई थी। तो इस तरह से मौर्य काल में हम देखते हैं कि कर में वृद्धि हो गई। मौर्य काल के पश्चात सातवाहन, शुंग इत्यादि का इन विदेशी शक्तियों का और अन्य शक्तियों का युग रहा। इन्होंने भी कर की मात्रा 1/4 तक रखी, क्योंकि इस समय के हम स्रोतों में देखते हैं कि जो कर था वो 1/4 तक या 1/4 भाग तक लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर इस कर को और बढ़ा दिया गया और अब यह आधा भी लिया जाने लगा था। सातवाहन राजाओं ने धान्य नाम से भाग कर लिया, यानी कि भूमि कर को उन्होंने भाग के स्थान पर धान्य कहा और यह 1/6 लिया गया था। इन राजाओं के समय हमें यह भी दिखाई देता है कि इन राजाओं ने भी सिंचाई के लिए उचित व्यवस्थाएं की। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को पुनर्निर्मित करवाया और इस बांध के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार उसने किया। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि भूमि कर प्राचीन काल में हमेशा देश और काल के अनुसार निश्चित किया गया। ब्राह्मण, स्त्रियों और बालकों से कर नहीं लिया जाता था। भूमि पर स्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर हमेशा उद्रंग कहलाता था और अस्थायी निवास करने वालों से जो कर लिया जाता था उसे उपरी कहा जाता था। राजा अपनी प्रजा से फल, फूल, शक यानी कि सब्जियां अगर वे लोग उगाते हैं तो उनसे भी वह कर लेता था और उस कर को प्रतिभाग कहा जाता था। गुप्त काल तक हम यह देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं
मौर्य काल में स्थापित हुई वो गुप्त काल में और भी अधिक सुसंगठित हो गई। यहाँ भी राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। हालांकि गुप्त काल में करों की संख्या 18 थी, लेकिन भूमिकर प्रमुख था। भूमि की नियमित माप होती थी। भूमि के स्वामी और खेतों की सीमा का विवरण रखा जाता था। साथ ही हमें कई प्रकार की भूमि यहाँ प्राप्त होती है, यानी कि उपजाऊपन के आधार पर भूमि को कई भागों में बांटा गया, जैसे नाल, खिल, वास्तु, अप्रहत, अप्रदा। नाल किसे कहते थे? जो खेतिहर भूमि होती थी, जो अत्यंत उपजाऊ भूमि होती थी, उसे नाल कहा जाता था। खिल भूमि परती भूमि, यानी कि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़कर फिर उस पर खेती की जाती थी, उसे खिल भूमि कहते थे। वस्तु भूमि, जहाँ बस्ती बसाई जाती थी, उस भूमि को वस्तु भूमि कहा जाता था। वास्तु भी इसका नाम मिलता है। अप्रहत बिना जोती हुई भूमि को कहा जाता था। अप्रदा ऐसी भूमि होती थी जिससे सरकार को कोई आय नहीं होती थी, यानी कि यह भूमि बेकार होती थी। भूमि कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर को भाग, भोग, उद्रंग आदि नाम हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नाम इनके लिए लिए गए हैं। और यह भूमि कर वही है 1/6 से लेकर 1/4 तक होता था। भूमि कर अनाज के रूप में अधिक लिया जाता था और नगद कम लिया जाता था, यानी कि राजा यह देखता था कि कहाँ उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। यदि अनाज की आवश्यकता है तो अनाज रूप में, और कहीं नगद की आवश्यकता है तो नगद के रूप में लिया जाता था। ऊपरी कर राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान के रूप में लिया जाता था। इस काल में सिंचाई कर भी लिया जाता था। जब राजा सिंचाई की व्यवस्था करते थे तो वे सिंचाई कर भी लेते थे। यहाँ भी ये ध्यान रखिएगा कि स्कंदगुप्त के गवर्नर ने उस समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, तो यह सिंचाई के उद्देश्यों से ही कार्य करवाया गया होगा। भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण नामक एक अलग से विभाग बनाया गया था। ध्रुवाधिकरण इसीलिए बनाया गया होगा क्योंकि भूमि कर की उपयोगिता थी, आवश्यक था भूमि कर, तो स्वाभाविक है भूमि के संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए भी जरूरी था, तो इसीलिए ध्रुवाधिकरण नामक एक अलग से विभाग बनाया गया। भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका नाम था महाअक्षपटलिक, और इस अधिकारी के नीचे होता था कर्णिक नामक पदाधिकारी। ये दोनों पदाधिकारी मिलकर भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखते थे। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि छोटे छोटे स्थानों पर भी जो गुप्त राजाओं ने जब प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया तो उन्होंने क्लर्कों को रखा। इन्हें कर्णिक कहा जाता है ज़्यादातर, और यही लोग थे जो आगे चलकर एक कायस्थ जाति के रूप में भी इकट्ठे हुए। इन्हें लेखक कहा गया। कर्णिकों का कार्य था भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना, उनको लिखना और उनकी सारी जानकारियों को सुरक्षित रखना। तो इससे हमें यह पता चलता है कि गुप्त काल तक आते आते भूमि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई और इसीलिए भूमि संबंधी सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखे जाने की परंपरा शुरू हुई। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए इस काल में हमें न्यायाधिकरण भी प्राप्त होता है। न्यायाधिकरण एक ऐसा विभाग था जो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। यहाँ भी मौर्य काल की भांति जंगल की आय को अलग रखा गया। जंगल भी राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था और इसका प्रबंध गौलमेक नामक कर्मचारी करता था। इसी प्रकार से जो अन्य उपज होती थी, इस तरह से गुप्त काल तक आते आते हम यह देखते हैं कि गुप्त काल में भू राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। गुप्तोत्तर काल की जब हम बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल में सबसे प्रमुख नाम आता है हर्षवर्धन का, जिसे वर्धन काल भी कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं कि राज्य की आय के बहुत से साधन थे। इन साधनों में यहाँ भी भूमि कर ही प्रमुख था। उद्रंग अभी भी कहा जाता था, सामान्य भूमि कर था जो सामान्य जनता से लिया जाता था। ऊपरी कर उन किसानों से लिया जाने वाला कर था जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, वो किसी और की भूमि पर या राजा की भूमि पर खेती करते थे। उनसे जो कर लिया जाता था उसे ऊपरी कर कहा जाता था। धान्य एक ऐसा कर था जो विशेष अनाजों पर लगाया जाता था। वे किसान जो कुछ अलग तरह के अनाज उगाते थे, जो बहुत कम उगने वाले अनाज थे, उनका उत्पादन करते थे, उन पर जो कर लगता था उसे धान्य कहा जाता था। इसके अलावा दूध, फल, चारागाह आदि पर भी इस काल में कर लगाया गया। अनाज की मंडियों में बिक्री हुई वस्तुओं के नापतोल के आधार पर निर्धारित कर संग्रह किया जाता था। भूमि की उपज का 6वां भाग सरकार कर के रूप में लेती थी।
जितनी भी भूमि थी उस संपूर्ण भूमि की नाप होती थी, उसका पर्यवेक्षण होता था और पर्यवेक्षण विभाग का प्रमुख अधिकारी प्रमाता कहलाता था। प्रमाता बोलते हैं नापने वाले को, ठीक है। यानी कि प्रमाता भूमि का पर्यवेक्षण करता था और साथ ही माप भी करवाता था। भूमि संबंधी सभी कागज सुरक्षित रखे जाते थे। महाअक्षपटलिक मैंने अभी आपको बताया कि गुप्त काल में यह विभाग था, तो हो सकता है हर्षवर्धन काल में भी इसी को थोड़ा सा नाम चेंज करके या इसी विभाग को रखा गया, महाअक्षपटलिक को, जहाँ भूमि संबंधी सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे। साथ ही भूमि की सिंचाई के लिए भी सरकारी प्रबंध भी किया जाता था, यानी कि राजा पूरी कोशिश करते थे कि जब जिस जगह से आय ले रहे हैं उस जगह वो फायदा भी पहुँचाएँ। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में हमेशा राजा के द्वारा जो भूमि कर रहा वो किस प्रकार से रहा। एक काव्य उपमा इस संदर्भ में की जाती है कि जैसे इंद्र वर्षा के जल के लिए बादलों के रूप में समुद्र से, नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी एकत्रित करता है और उसे फिर अधिक लेकर उसे वहाँ डाल देता है जहाँ उसकी आवश्यकता है बारिश की, तो जहाँ जल की आवश्यकता है। तो ऐसा ही राजा के बलि के संदर्भ में कहा जाता था